आज हम मुख्य रूप से झारखंड के क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के प्रवेश और उसके खिलाफ हुए 3 प्रमुख विद्रोहों पर बात करेंगे। हाँ, और हम इसे क्रमानुसार समझेंगे। यानी सबसे पहले घटवाल विद्रोह, फिर तमाड़ विद्रोह और आखिर में पहाड़िया विद्रोह। और आगे बढ़ने से पहले झारखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हाँ, वो ऐप वाली बात। बिल्कुल। विशेष मॉक टेस्ट, सटीक नोट्स और बेहतरीन अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से स्टडी हॉप ऐप तुरंत डाउनलोड करना परीक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। और साथ ही रोजाना अपडेट्स और अध्ययन से जुड़ी चर्चाओं के लिए उनके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो ये चर्चा सुनने वालों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ तारीखों का इतिहास नहीं है। ये हमें दिखाता है कि जब किसी समुदाय के जल, जंगल, जमीन और उनकी पूरी आजीविका पर अचानक कोई बाहरी व्यवस्था थोप दी जाती है तो प्रतिक्रिया कैसी होती है। बिना किसी आधुनिक हथियार के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य से टकराने की कहानी है ये। तो चलिए सीधे 1772 के रामगढ़ राज्य में चलते हैं। बिल्कुल, 1772 का रामगढ़। अगर मैं इस पूरी स्थिति को मतलब आज की भाषा में समझाऊं तो रामगढ़ में अंग्रेजों ने जो किया वो बिल्कुल किसी हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर यानी किसी कंपनी पर जबरन कब्जे जैसा था। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। अंग्रेजों ने रामगढ़ के बेहद लोकप्रिय शासक मुकुंद सिंह को अचानक गद्दी से हटा दिया और उनकी जगह मुकुंद सिंह के ही एक रिश्तेदार तेज सिंह को सत्ता सौंप दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेज सिंह अंग्रेजों की जी हुजूरी करने को तैयार था। जी, और जब आप किसी पुरानी व्यवस्था के सम्मानित मुखिया को इस तरह बेइज्जत करके निकालते हैं ना, तो जो लोग उस मुखिया और उस मिट्टी से जुड़े हैं वो खामोश नहीं बैठते। बिल्कुल नहीं बैठते। रामगढ़ के मामले में ये वफादार लोग घटवाल थे। अच्छा, तो ये घटवाल कौन थे? मतलब कोई खास समुदाय था क्या? घटवाल असल में वो योद्धा थे, वो रक्षक थे जो पीढ़ियों से रामगढ़ और उसके आसपास की जो दुर्गम पहाड़ी घाटियां हैं, जो रास्ते हैं, उनकी सुरक्षा करते थे। पहाड़ों के द्वारपाल कह सकते हैं इन्हें। बिल्कुल। मुकुंद सिंह के साथ उनका एक बहुत गहरा पीढ़ियों का रिश्ता था। तो जैसे ही मुकुंद सिंह को हटाया गया, इन घटवाल सरदारों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ तुरंत हथियार उठा लिए। लेकिन जब मैं इस विद्रोह के पहले चरण को पढ़ रही थी ना, जो 1772 से 73 के बीच हुआ, तो मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। क्या बात? अंग्रेजों के पास तो इतनी बड़ी फौज थी, तो उन्होंने तुरंत इन घटवालों पर हमला करके मारकाट क्यों नहीं मचाई? मतलब शुरू में तो ये विद्रोह खूनी नहीं था। इसके पीछे ना अंग्रेजों का एक बहुत ही चालू दिमाग काम कर रहा था। वहां जो अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन कैमिक, वो अच्छी तरह जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक सेना नहीं है। हाँ, वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी। बिल्कुल। और पहाड़ों या घने जंगलों में इन स्थानीय योद्धाओं से लड़ना कंपनी के लिए एक बहुत ही महंगा सौदा था। अच्छा, महंगा सौदा? हाँ, क्योंकि युद्ध का मतलब था हथियारों, रसद और सैनिकों पर अंधाधुंध खर्च, और कैमिक को कंपनी का मुनाफा देखना था। मतलब सारा खेल उनके प्रॉफिट मार्जिन का था, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। एकदम सही। कैमिक ने हिसाब लगाया कि गोली चलाने से अच्छा है जुबान चलाई जाए। उसने बल प्रयोग की जगह फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कूटनीति का इस्तेमाल किया। जी, कुछ घटवालों को मीठी मीठी बातों में फंसाया, कुछ को डराया, और किसी तरह उस उबलते हुए प्रेशर कुकर की सीटी कुछ वक्त के लिए बंद कर दी। पर उसने समस्या सुलझाई नहीं, बस उसे टाल दिया। बिल्कुल टाल दिया। और यही बात मुझे लगती है कि दबी हुई आग कभी ना कभी तो वापस भड़केगी ही। और 1778 में ठीक ऐसा ही हुआ, है ना? हाँ, 1778 में वो गुस्सा जो कैमिक ने दबाया था वो दूसरे चरण में फट पड़ा। इस बार घटवाल सरदार रघुनाथ सिंह और पारसनाथ सिंह मैदान में थे। और मजे की बात देखिए, ये पारसनाथ सिंह उसी तेज सिंह का बेटा था जिसे अंग्रेजों ने खुद गद्दी पर बिठाया था। बिल्कुल। लेकिन इस बार ना अंग्रेजों का मूड भी बदल चुका था। इस बार अधिकारी कैप्टन कैमिक नहीं बल्कि कैप्टन एकरमैन था। कैप्टन एकरमैन। जी, एकरमैन को कूटनीति से कोई मतलब नहीं था। उसे रामगढ़ से हर हाल में बिना किसी रुकावट के टैक्स चाहिए था। तो उसने क्या किया? उसने सीधे और बेहद क्रूर सैन्य बल का इस्तेमाल किया और विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। रघुनाथ सिंह को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या? अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को रामगढ़ में फांसी नहीं दी,
उन्होंने उसे निर्वासित करके चटगांव भेज दिया, जो आज के बांग्लादेश में है। ऐसा क्यों? फांसी देना तो ज्यादा आसान था ना? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही अंग्रेजों की सबसे खतरनाक चाल थी। अगर आप रघुनाथ सिंह को रामगढ़ में फांसी दे देते तो क्या होता? वो तुरंत एक शहीद बन जाते। लोग उनके नाम पर फिर से गोल बंद हो जाते और विद्रोह और भड़क जाता। एकदम सही। निर्वासित करना दरअसल एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सजा थी, एक मनोवैज्ञानिक चाल। मनोवैज्ञानिक चाल कैसे? एक बिल्कुल अजनबी जगह पर भेज देना, बाप रे। जहां वो ना किसी की भाषा समझता है, ना वहां की आबोहवा उसे रास आती है। बिल्कुल, ये तो इंसान के शरीर को मारने से पहले उसकी आत्मा को मार देना है। एक पहाड़ी शेर को समुंदर किनारे पिंजरे में डाल देना। सच में ये बहुत ही दर्दनाक है। अंग्रेजों ने उस नायक को लोगों की यादों से ही मिटा देने की कोशिश की, और इस खौफनाक तरीके से अंग्रेजों ने घटवाल विद्रोह को शांत कर दिया। जी हाँ। लेकिन अंग्रेजों को इन सैन्य अभियानों में जो खर्च हुआ उसकी भरपाई भी तो करनी थी ना। उन्हें और राजस्व चाहिए था। बिल्कुल चाहिए था। और इसी लगान या टैक्स की भूख ने रामगढ़ से आगे तमाड़ के इलाके में एक नई और बहुत लंबी आग लगा दी, जिसे हम तमाड़ विद्रोह कहते हैं। तमाड़ की कहानी समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि अंग्रेजों ने वहां के प्रशासन को कैसे तहस नहस किया। उन्होंने क्या बदलाव किए थे वहां? उन्होंने तमाड़ में बाहरी लोगों को, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते थे, उनको बुला बुलाकर ठेकेदारी और जमींदारी देनी शुरू कर दी। अच्छा। और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि सदियों पुरानी जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब था? देखिए, इस पुरानी व्यवस्था में जो स्थानीय रक्षक होते थे, जिन्हें पाइक कहा जाता था, उनका काम इलाके की सुरक्षा करना था। जैसे घटवाल करते थे। बिल्कुल। इसके बदले उन्हें कोई नकद सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि कर मुक्त यानी टैक्स फ्री जमीनें दी जाती थी। अच्छा, तो जमीन ही उनकी सैलरी थी? जी, यही जमीन उनकी आजीविका थी और समाज में उनका रुतबा भी। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से जो जमीन टैक्स नहीं दे रही वो बेकार है। तो उन्होंने उन पाइकों से वो जमीन छीन ली? बिल्कुल छीन ली, और उसे बाहरी लोगों को टैक्स पर दे दिया। सोचिए, ये कितना भयानक है। प्रशासन सिर्फ आपकी जमीन नहीं छीन रहा, वो आपकी वर्दी, आपका काम, समाज में आपका सम्मान और आपके बच्चों के मुंह का निवाला भी छीन रहा है। एकदम सही कह रही हैं आप। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। इसका नतीजा ये हुआ कि तमाड़ का विद्रोह कोई 1 या 2 साल का हंगामा नहीं था। जी नहीं। दस्तावेजों के मुताबिक ये 1782 से शुरू होकर 1821 तक चला। पूरे 39 साल। ये कोई छोटा विद्रोह नहीं था। बिल्कुल, और वो भी 6 अलग अलग चरणों में चला। 1782 में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व से लेकर 1821 में रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा तक ये संघर्ष लगातार चलता रहा। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। मैं सिर्फ नेताओं के नाम की लिस्ट नहीं जानना चाहती। 39 साल मतलब एक स्थानीय समुदाय दुनिया की सबसे बड़ी सेना से 4 दशकों तक कैसे लड़ सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब है छापामार युद्ध, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, और आम जनता का अटूट साथ। वे लोग आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। तो वो जंगलों का फायदा उठा रहे थे? बिल्कुल। वे घने जंगलों में छिप जाते, अंग्रेजों के टैक्स कैंपों पर अचानक हमला करते और फिर से पेड़ों के बीच गायब हो जाते। क्या बात है। उदाहरण के लिए 1789-90 में विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने साफ कह दिया कि हम 1 पैसा टैक्स नहीं देंगे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? जब अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर अपनी फौज लेकर गया तो उसे समझ ही नहीं आया कि दुश्मन है कहाँ। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये तो मुझे ग्रीक मैथोलॉजी के उस हाइड्रा राक्षस जैसा लग रहा है। अंग्रेज एक नेता का सिर काटते थे और जनता के बीच से कोई नया नेता खड़ा हो जाता था। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अंग्रेज बार बार नए अधिकारी भेजते रहे, लिमिट, वेल्स, रफसेज, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। जी, जब लड़ाई किसी राजा की गद्दी बचाने की नहीं बल्कि आम इंसान की रोटी और अस्तित्व की होना, तो नेतृत्व कभी खत्म नहीं होता। सही बात है। एक नेता जेल जाता तो 1807 में दुखन शाही मुंडा खड़ा हो जाता। वो पकड़ा जाता तो रुदन मुंडा कमान संभाल लेता। ये एक ऐसा जन आंदोलन था जिसे अंग्रेज कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। तमाड़ में तो ये 40 साल लंबा थका देने वाला धीरज का खेल चल रहा था। लेकिन इसी समय राजमहल और संथाल परगना के जंगलों में एक बहुत ही अलग तरह का युद्ध लड़ा जा रहा था। हाँ, पहाड़िया विद्रोह। बिल्कुल, ये बहुत ही डार्क और रणनीतिक युद्ध था। पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत ना 1772 में एक बहुत ही धोखेबाजी वाली घटना से हुई।
क्या हुआ था 1772 में? वहां के स्थानीय मनसबदारों ने, जो अंग्रेजों के इशारों पर काम कर रहे थे, पहाड़िया सरदार रमना आहड़ी की धोखे से हत्या कर दी। ये तो सीधा भड़काने वाली बात थी। बिल्कुल, एक सम्मानित नेता की इस तरह हत्या ने पूरे पहाड़िया समुदाय के गुस्से को भड़का दिया और पहाड़ों में भीषण हिंसा शुरू हो गई। और इस हिंसा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने जो किया वो तो क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला था। जी, कैप्टन ब्रुक को इसे कुचलने भेजा गया था। ब्रुक को जब लगा कि वो इन घने जंगलों में पहाड़िया विद्रोहियों को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, तो उसने एक खौफनाक नीति अपनाई। सर्वनाश की नीति है ना? स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। एकदम सही। उसने पहाड़ों की तलहटी वाले गांव जला दिए, रास्ते बंद कर दिए और पूरी आर्थिक नाकेबंदी कर दी, ताकि जंगलों में छिपे विद्रोही भूखे मर जाएं। लेकिन यहाँ मैं अंग्रेजों की सोच पर सवाल उठाना चाहूंगी। भूख और क्रूरता से आप इंसान का शरीर तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका ज़मीर या उसका गुस्सा नहीं। बिल्कुल। अगर आप किसी को भूखा मारेंगे तो वो आपसे हार नहीं मानेगा, वो आपसे और ज्यादा नफरत करेगा। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, और अंग्रेजों को भी जल्द ही ये बात समझ में आ गई थी। ब्रुक की एक क्रूर नीति पूरी तरह फेल हो गई। फिर क्या हुआ? 1778 में जगन्नाथ देव के नेतृत्व में विद्रोह फिर से पूरी ताकत से भड़क उठा। तब अंग्रेजों ने महसूस किया कि सिर्फ गोलियों और भुखमरी से ये जंगल नहीं जीता जा सकता। तब वहां एक नया अधिकारी आया, ऑगस्टस क्लीवलैंड। अच्छा, क्लीवलैंड। जी, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उसने पूरी रणनीति ही पलट दी। उसने क्या किया ऐसा? क्लीवलैंड ने हथियारों की जगह न चेकबुक कूटनीति का इस्तेमाल किया। चेकबुक कूटनीति मतलब पैसों का इस्तेमाल? बिल्कुल। उसने चौकीबंदी व्यवस्था लागू की। उसने देखा कि युद्ध लड़ना बहुत महंगा है, तो उसने 2 रुपए से लेकर 10 रुपए महीने का वेतन देकर 47 पहाड़िया सरदारों और 1300 धनुर्धरों को ही खरीद लिया। बाप रे। उसने उन्हें अपनी ही सेना में शामिल कर लिया। इसे जरा जमीन पर सोच कर देखिए, ये कितनी शैतानी चाल है। आपने गरीबी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जी। मतलब कल्पना कीजिए, एक गांव का मुखिया जो कल तक अंग्रेजों से लड़ रहा था, आज वो अंग्रेजों की दी हुई वर्दी पहनकर 10 रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है। और उस जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल। और अब उसका काम क्या है? अपने ही भतीजे या भाई को गिरफ्तार करना, जो अभी भी जंगल में छिपा लड़ रहा है। यही तो इस कूटनीति का काला सच था। ये तो एक शैतानी अर्थशास्त्र था। एक तोप के गोले की कीमत में उन्होंने 20 स्थानीय लोगों की वफादारी खरीद ली, अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। यही क्लीवलैंड की सबसे बड़ी कामयाबी थी। उसने इस विद्रोह को अंदर से खोखला कर दिया। लेकिन अंग्रेजों का असली प्रशासनिक वॉर 1781-82 में हुआ, जो इस विद्रोह का सबसे निर्णायक और आखिरी चरण बना। क्या हुआ था उस वक्त? अंग्रेज प्रशासन ने पहाड़िया लोगों की पूरी जमीन को दामिन कोह घोषित कर दिया। दामिन कोह, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियों का दामन। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक आम आदिवासी के लिए जो वहां सदियों से रह रहा था, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब था? देखिए, दामिन कोह का मतलब था उस पूरी जमीन को सरकारी संपत्ति या क्राउन लैंड घोषित कर देना। अच्छा। अंग्रेजों के लिए जमीन सिर्फ टैक्स का साधन थी। रातों रात अंग्रेजों ने उस इलाके में सीमाएं तय कर दी, खंबे गाड़ दिए और पहरेदार बिठा दिए। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल। जिस आदिवासी के लिए वो जंगल उसकी माँ था, उसकी आस्था थी, उसके पूर्वजों की धरोहर थी, अब अचानक अगर वो जंगल में सूखी लकड़ी बीनने भी जाता तो उसे घुसपैठिया या अपराधी मान लिया जाता। मतलब कागज के एक टुकड़े ने उन्हें अपनी ही मातृभूमि पर अजनबी बना दिया। जी हाँ। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब इस विद्रोह का नेतृत्व एक ऐसे शख्स के हाथ में आया जिसकी उम्मीद अंग्रेजों ने बिल्कुल नहीं की थी। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। बिल्कुल, जिन्हें सुल्तानाबाद की रानी भी कहते हैं। 1781 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकराने वाली एक महिला शासक। जी। उस दौर में जब बड़े बड़े राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब इस महिला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधी चुनौती दी। ये बहुत साहस की बात है। रानी सर्वेश्वरी ने देखा कि कैसे बाहरी ठेकेदार और अंग्रेज उनके लोगों की जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने बाकी बचे पहाड़िया सरदारों को इकट्ठा करने की कोशिश की और बगावत का बिगुल फूंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी ना। क्लीवलैंड की वो चेकबुक कूटनीति अपना काम कर चुकी थी। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। क्लीवलैंड के पास अब केवल सेना नहीं थी, बल्कि खरीदे गए स्थानीय लोगों का एक पूरा जाल था। मतलब अपनों ने ही अपनों को हरा दिया। बिल्कुल। अंग्रेजों को अब खुद लड़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। रानी के विद्रोह को उन्हीं स्थानीय लोगों की मदद से बेरहमी से कुचल दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही दुखद पन्ना है। अंग्रेजों ने रानी सर्वेश्वरी की पूरी जमींदारी छीन ली। जी।
एक रानी जिसने अपनी मिट्टी के लिए आवाज उठाई, उसे गिरफ्तार करके भागलपुर जेल की एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। और दस्तावेजों के अनुसार 1807 में अपने लोगों से दूर उसी कैद खाने में उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी सर्वेश्वरी की कहानी सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कीमत है जो स्थानीय लोगों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए चुकाई। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो रामगढ़ के पहाड़ी रास्तों की रक्षा करने वाले घटवालों की शहादत से लेकर तमाड़ के वो 39 साल लंबे और धीरज भरे छापामार युद्ध तक, और फिर पहाड़िया लोगों की भूख, अपनों का धोखा और रानी सर्वेश्वरी के जेल में दम तोड़ने तक, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोगों को टैक्स नहीं देना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल जमीनों का झगड़ा नहीं था, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का टकराव था। मुनाफा बनाम अस्मिता, है ना? एकदम सही। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके लिए जंगल, पहाड़ और इंसान सिर्फ बही खाते में दर्ज मुनाफे के आंकड़े थे, और दूसरी तरफ वो स्थानीय आदिवासी और निवासी थे जिनके लिए उनकी जमीन सिर्फ कोई वस्तु नहीं बल्कि उनका सम्मान, उनका भगवान और उनका पूरा अस्तित्व थी।